हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है द्वितीय भाषा शिक्षण की विधियाँ, मेथड्स ऑफ सेकंड लैंग्वेज टीचिंग। हिंदी प्रदेशों में हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है क्योंकि राष्ट्रभाषा का भी हिंदी को गौरव प्राप्त है। आजकल द्वितीय भाषा के लिए अनेक विधियों का प्रयोग किया जाता है। मातृभाषा के रूप में हिंदी भाषा की विधियां द्वितीय भाषा शिक्षण की विधियों से भिन्न होती हैं। साधारणतया मातृभाषा को प्रत्यक्ष विधि से सिखाया जाता है क्योंकि बालक इसे स्वाभाविक रूप से सीख लेते हैं, जबकि द्वितीय भाषा का शिक्षण अनुवाद आदि विधियों के माध्यम से किया जाता है। द्वितीय भाषा के लिए जो विधियां निर्धारित की गई हैं वो थोड़ी सी अलग हैं, काफी कुछ तो मैच करती हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि द्वितीय भाषा थोड़ी छात्रों के लिए कठिन होती है, उसी के आधार पर विधियों का प्रयोग किया जाता है। अन्य भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण की जो विधियां हैं इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अनुवाद विधि। छात्र का मातृभाषा पर अधिकार पहले से ही होता है, अतः यह माना जाता है कि अन्य भाषा को मातृभाषा अनुदित करके सीखना सरल होता है। इस विधि में अन्य भाषा का शब्दशः अनुवाद किया जाता है और अन्य भाषा के व्याकरण की मातृभाषा के व्याकरण के साथ तुलना करके शुद्ध भाषा सीखी जाती है। इसलिए इसे व्याकरण अनुवाद विधि भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है। इसमें शब्द, वाक्य संरचना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक आदि का ज्ञान दिया जाता है। संस्कृत पढ़ाने में भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है या संस्कृत पढ़ाने में भी इसी व्याकरण विधि का अनुसरण किया जाता है। इस प्रणाली में बोलने की अपेक्षा लिखने और पढ़ने पर तथा भाषा की अपेक्षा भाषा के तत्वों के ज्ञान पर बल दिया जाता है। यही इस प्रणाली का सबसे बड़ा दोष भी है कि भाषा शिक्षण का अधिकांश समय व्याकरण ज्ञान में समाप्त हो जाता है। वस्तुतः इस समय का उपयोग हमें भाषा शिक्षण के लिए करना चाहिए। भाषा सिखाना हमारा उद्देश्य है, भाषा विज्ञान सिखाना नहीं। भाषा कौशलों की दक्षता प्रदान करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए, न कि भाषा के नियमों का ज्ञान कराना। बालक को द्वितीय भाषा के जो ढांचे हैं, स्ट्रक्चर, जैसे ध्वनियों के विषय में ज्ञान कराना, शब्दों के विषय में ज्ञान कराना, पदों एवं वाक्यों के ढांचे के विषय में, स्ट्रक्चर के विषय में बताना, इन सब का एक तरह से प्रयोग भी करना आना चाहिए, न कि इन स्ट्रक्चर का नियम और व्याकरण पद्धति का प्रयोग। व्याकरण का अधिक प्रयोग करने से भाषा पर बालक कमांड नहीं कर पाते हैं। इसमें एक दोष बताया गया है कि भाषा शिक्षण की जगह भाषा शास्त्र का शिक्षण साध्य बन जाता है। इससे भाषा का सैद्धांतिक ज्ञान भले ही हो जाए, व्यवहारिक ज्ञान एवं कौशल प्राप्त नहीं हो पाता है। यानी कि बालक जानते हैं, समझते हैं, फिर भी बोलने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। इस पद्धति में मौखिक अभ्यास की तो बहुत ही अपेक्षा होती है, क्योंकि हमें द्वितीय भाषा का तात्पर्य ये है कि बालक बोलने लगे और समझने लगे। कोई भी कोई बात कर रहा है दूसरी भाषा में तो उसे बालक समझ सके। अनुवाद इस प्रणाली का अनुवाद अंग है। मातृभाषा के अवतरणों का द्वितीय भाषा में अनुवाद कराया जाता है और इसके अभ्यास द्वारा द्वितीय भाषा के शब्दों एवं वाक्य रचनाओं का ज्ञान प्रदान किया जाता है। अनुवाद करना एक जटिल कार्य है। अनुवाद करते समय शिक्षार्थी मातृभाषा के शब्दों के आधार पर द्वितीय भाषा के शब्दों को रखने का प्रयत्न करता है। पर सत्य तो ये है कि किन्हीं दो भाषाओं के दो शब्द पूर्ण रूप से पर्यायवाची नहीं हो सकते। प्रत्येक भाषा की अपनी सांस्कृतिक परंपरा होती है और इस कारण उस भाषा के शब्दों का अपना विशिष्ट अर्थ होता है। अतः शब्द अनुवाद से यथार्थ शब्दों के अनुवाद से भावों का ठीक ठीक संप्रेषण नहीं हो पाता है। अनुवाद में समानार्थी शब्दों के ढूंढने की समस्या के अतिरिक्त भाषा के गठन की भी समस्या बड़ी भारी होती है या कठिन होती है। दो भाषाओं के गठन समान नहीं होते, अतः एक भाषा के गठन को दूसरी भाषा के गठन में परिवर्तित करना एक दुष्कर कार्य है, जिसे द्वितीय भाषा सीखने वाला विद्यार्थी पूरा नहीं कर सकता। सही अनुवाद तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसका दोनों भाषाओं पर पूर्ण अधिकार हो, अर्थात उसकी व्याकरण का ज्ञान पूरी तरह से हो। अतः व्याकरण एवं अनुवाद पद्धति द्वितीय भाषा शिक्षण की
वैज्ञानिक विधि एक तरह से जो विद्वान लोग हैं नहीं मानते हैं। इन दोषों के कारण विज्ञान व्याकरण कहें एवं अनुवाद पद्धति के स्थान पर द्वितीय भाषा शिक्षण के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रारंभ हुआ। 17वीं शताब्दी में शिक्षाविद जॉन कॉमिनियस ने इस दिशा में कुछ कार्य किया। 18वीं सदी में जॉन बेसरो ने व्याकरण पद्धति का विरोध किया और कहा कि भाषा शिक्षण में पहले बोलने और पढ़ने पर बल देना चाहिए, व्याकरण पर बाद में बल देना चाहिए। आगे चलकर इसी विचार से प्रत्यक्ष पद्धति का आधार स्तंभ तैयार किया गया, जिसमें मौखिक वार्ता पर अधिक बल दिया गया, अर्थात मौखिक वार्ता के आधार पर ही भाषा को या द्वितीय भाषा को सिखाया जाने लगा। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रत्यक्ष विधि। अनुवाद पद्धति के दोषों को देखकर पश्चिमी देशों में प्रत्यक्ष पद्धति का सूत्रपात हुआ, जो कि प्राथमिक स्तर पर या प्राथमिक लेवल पर जो मातृभाषा या कहीं प्रथम भाषा में प्रयोग की जाती है, वहाँ के अनुकरण पर भारत में भी इस शताब्दी के प्रथम दशक में प्रत्यक्ष पद्धति अपनाई गई और बंगाल में श्री किपिंग, बम्बई में श्री फ्रेजर और मद्रास में श्री येट्स को इस पद्धति को सर्वप्रथम अपनाने का श्रेय दिया जाता है। इस पद्धति में वार्तालाप, मौखिक कार्य एवं बोलने के अभ्यास पर बल दिया जाता है। इस पद्धति में अन्य भाषा को स्वतंत्र एवं पृथक भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। इस पद्धति में मातृभाषा के प्रयोग को सीमित कर दिया जाता है और संपूर्ण वाक्य को इकाई माना जाता है। सीमित शब्द ज्ञान का प्रयोग करके शब्दावली को नियंत्रित कर दिया जाता है। प्रत्यक्ष पद्धति में अन्य भाषा के अध्ययन के समय अन्य भाषा में आदेश निर्देश लिए जाते हैं और उसी में विचारों की अभिव्यक्ति भी की जाती है, अर्थात विचारों का आदान प्रदान यानी कि संप्रेषण भी किया जाता है। किंतु इस विधि से सीमित शब्दावली का ज्ञान दिया जा सकता है। अनेक शब्द ऐसे हैं जिनकी प्रत्यक्ष व्याख्या नहीं हो सकती। प्रत्यक्ष से तात्पर्य यह है कि कोई भी वस्तु या कहीं चार्ट मॉडल के माध्यम से अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है। जैसे कि आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जो आपकी इंग्लिश और हिंदी की किताब रही होगी, उसमें अक्षर बोध कराने के लिए अंग्रेजी में ABCD इनसे संबंधित चित्र रहे होंगे और हिंदी की वर्णमाला के साथ हिंदी की वर्णमाला के शब्दों यानी कि अक्षरों से संबंधित जो है चित्र रहे होंगे, उसके आधार पर ही टीचर्स पढ़ाते होंगे। तो आजकल भी ये पद्धति प्रचलित है और बच्चों को चित्र के माध्यम से अथवा वास्तविक वस्तु के माध्यम से अथवा चित्र या प्रतिमान यानी कि मॉडल दिखाकर ज्ञान प्रदान किया जाता है। प्रत्यक्ष विधि की आलोचना करते हुए कहा जा सकता है कि इसके द्वारा संज्ञा या उन शब्दों का ज्ञान दिया जा सकता है जिनका चित्र आदि बन सके, जिन चीजों को कक्षा तक लाया जा सके, जैसे शंख सिखाते समय शंख लाकर दिखाना, बजाकर सुनाना आदि। दूसरी घटना ये पड़ती है कि वाक्य विचार करते समय हम पहले अपनी मातृभाषा में ही वाक्य बना लेते हैं, तदनंतर अनुवाद करके द्वितीय भाषा ग्रहण करते हैं। जैसे कोई भी भाषा है पहले अपनी मातृभाषा में प्रयोग की जाती है, बाद में उसे दूसरी भाषा में जो है प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में व्याकरण विधि। व्याकरण विधि पद्धति में सबसे पहले व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है। शब्द, वाक्य की परिभाषा तथा संज्ञा की परिभाषा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, क्रिया आदि पहले पढ़ा दिए जाते हैं, उनके नियम सिखा दिए जाते हैं। इस पद्धति का व्यवहार संस्कृत पढ़ाने, हिंदी पढ़ाने आदि में किया जाता है। कुछ विद्वानों का कथन है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में पढ़ाते समय व्याकरण विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। व्याकरण विधि में सरलता नहीं होती, इस कारण से छात्र उसमें जो है छात्रों में रुचियों का विकास नहीं होता, यानी कहीं कि छात्र उसमें रुचि नहीं लेते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे संगठनापरक विधि। जिन विधि जो उपरोक्त विधियां बताई गई हैं उसमें कुछ कठिनाइयों को देखते हुए संगठनापरक विधि का भी प्रयोग किया गया। प्रत्यक्ष विधि के दोषों का निवारण बहुत कुछ संगठनापरक विधि द्वारा किया जाता है। शब्दावली पर बहुत बल देने की जगह भाषा संगठना पर बल देना और स्वाभाविक संवादों द्वारा मौखिक कथनों द्वारा अभ्यास इस विधि की विशेषता है। आरंभ में इसे सेना विधि कहा जाता था क्योंकि द्वितीय महायुद्ध के समय अमेरिकन सैनिकों को द्वितीय भाषा सिखाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया गया।
क्योंकि जब बॉर्डर पर सैनिक होते हैं वहाँ दूसरे भाषाभाषी लोग होते हैं, उनकी भाषा को समझने के लिए उन्हें भाषा सिखानी अनिवार्य हो गई और दूसरी भाषा का उनके लिए सैनिकों के लिए ज्ञान कराया गया। मौखिक अभ्यास का बल देने से इसे सब भाषा विधि भी कहते हैं। भाषा विज्ञान का आधार होने के कारण इसे भाषा वैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे रूप गठन विधि। अंग्रेजी सिखाने में इस पद्धति का व्यवहार विस्तार से होता रहा है। वाक्यों के कुछ गठन बालक के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रत्येक भाषा का अपना वाक्य संगठन। इन वाक्य गठनों के माध्यम से छात्र आसानी से नवीन भाषा को ग्रहण करते चले जाते हैं। यानी कि जो उनके लिए एक नई भाषा होती है, अगर रूप गठन से परिचित हो जाते हैं तो उस भाषा को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं और दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं और दूसरों की प्रस्तुत की गई बात को ग्रहण कर लेते हैं। हिंदी में संज्ञा के लिंग का प्रभाव क्रिया पर पड़ता है, ये सब जानते ही हैं। जो बात अन्य भारतीय भाषाओं में नहीं है, ऐसा हिंदी की बात छात्रों के सामने रखी जानी चाहिए अवश्य रूप में। जैसे मोहन स्कूल गया, राम स्कूल गया या श्याम स्कूल गया, ये अपनी संज्ञा एक वचन पुल्लिंग है। राधा स्कूल गई, गीता स्कूल गई, मीरा स्कूल गई, यहाँ पर संज्ञा एक वचन स्त्रीलिंग है। अब इसी के साथ आ जाते हैं कि स्त्रीलिंग का और एक पुल्लिंग का। जैसे मोहन और राधा स्कूल गए, यहाँ क्रिया उस वाक्य के अनुसार चेंज होती चली गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे वेस्ट विधि। इस पद्धति को भी वेस्ट ने अंग्रेजी पढ़ाने हेतु ही विकसित किया है। इस पद्धति में शिक्षण वाचन से प्रारंभ होता है। वेस्ट की दृष्टि से किसी भी नई भाषा का पढ़ना, सीखना या वाचन सीखना सबसे कठिन कार्य है। भाषा का बोलना और लिखना सीखना सरल है। वेस्ट विधि में वाचन, लेखन तथा वार्तालाप की शिक्षा पृथक पृथक विधियों द्वारा दी जाती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वाचन, लेखन और वार्तालाप को साथ साथ सिखाया जाना चाहिए, पृथक पृथक नहीं। कहीं कहीं आवश्यकता पड़ने पर इसमें अनुवाद विधि का सहारा लेना चाहिए। नेक्स्ट विधियां जो शेष रह रही है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।